ज़्यादा इसमें एक चीज़ और ऐड की गई। क्या ऐड की गई? एन एबिलिटी, देखिए एक पेन पेपर लेके रख लीजिए आप लोग, जहाँ कहीं इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी लिखते रहिए। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ये चीज़ बाद में ऐड की गई। डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन जो है वो यही वाली है। तो ये हुआ कि इंसान सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजीज अगर नहीं है, वो बीमार नहीं है तो उसको हेल्थ मिल गई, ऐसा नहीं माना गया। बल्कि ये कहा गया उसको तीन स्टेट मिनिमम, ये फिजिकल, मेंटल और सोशली वो एक्टिव होना चाहिए, एकदम वेल स्टेट, उसका स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। सिर्फ डिजीज या किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि हाँ ये अनहेल्दी है। इसके अलावा फिर ये जोड़ा गया कि एंड द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ये भी इसी डिफिनेशन में बाद में ऐड की गई। डब्ल्यूएचओ की ये डिफिनेशन थी। अब इसमें जो चीज़ है ये डायमेंशन ना, फिजिकल में क्या है कि हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें फिजिकल में, तो फिजिक्स क्या है, बॉडी मेंटेन होनी चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए उसको, उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब वो वेल बिल्ट होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें। मेंटली क्या, मेंटली साउंड होना चाहिए, बार बार ये ऐसा ना हो कि अपने जो मेंटल स्टेटस है उससे हट जाए, किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, चिड़चिड़ा रहे, बल्कि वो एक मतलब खुश रहे, इस तरीके से कहा गया इसको। तो ये थी डिफिनेशन हेल्थ की। बस हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानना है, हेल्थ के बारे में बस थोड़ी सी एक डिफिनेशन जाननी थी हमको कि कैसे हेल्थ की डिफिनेशन किसने दी, डब्ल्यूएचओ ने दी 1948 में। हालांकि ये जो है ये आइडियलिस्टिक गोल है, रियलिस्टिक नहीं है। आइडियलिस्टिक का मतलब ये माना गया कि ऐसा होना चाहिए, रियल में किसी को भी ये सब चीजें एक साथ हर किसी के अंदर नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था तारीख उसमें उसूल तिब में, जब हम उमूर तबीया पढ़ते हैं तो उसमें मिजाज के बारे में जिक्र आता है ना, मिजाज मोतदिल तिब्बी और मिजाज मोतदिल हकीकी। हकीकी क्या था कि हर चीज में मतलब मसावी हो, बराबर हो एकदम, जो किसी को नहीं मिलता। उसके अकॉर्डिंग जो चीज जो उसके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो एक इंसान के लिए, उसको जो मिजाज दिया गया उसको हमने कहा मिजाज मोतदिल तिब्बी। और वही चीज समझ लीजिए इसमें भी है। ये तो आइडियलिस्टिक है, ये हकीकी चीज है, जो हेल्थ की ये डिफिनेशन है डब्ल्यूएचओ की, ये हकीकी है, लेकिन ऐसा सब में पाया नहीं जाता। तो फिर इसको कहा गया कि नहीं, अब जो चीज़ होनी चाहिए हेल्थ की, ये माना गया कि इसको एक चीज़ में लेके आइए कि एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, और वो अच्छे से अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके एक पर्सन, वो हेल्थ है। हर चीज़ में वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये था हेल्थ का। अब जैसे इसमें हमने दिया वेल बींग, वेल बींग से ही रिलेटेड चीज़ें हैं कि वेल बींग कैसे मानेंगे हम, वेल बींग क्या है। वेलबींग में दो चीजें आती है, इसके दो कंपोनेंट माने गए, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो सामने वाला हमें देख के ऑब्जर्व करे, सब्जेक्टिव जो मैं खुद ऑब्जर्व करूं अपने आप में। तो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में जो दिया गया वो दिया गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये था ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट किसका, वेलबींग का। इसमें डब्ल्यूएचओ ने ही दिया है इन चीजों को, देखिएगा कि क्या क्या चीज होगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किससे हमारा दिखेगा, इनकम और ऑक्यूपेशन से। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास पैसा है, उसके पास अच्छी जॉब है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। हाउसिंग, सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा होना चाहिए। और उसे कैसी हेल्थ, प्रोविजन ऑफ हेल्थ का मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, रिक्रिएशनल सिस्टम कैसा है, या दूसरी सर्विसेज जिससे वो एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके, उसे कैसी मिल रही है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाता है कि जो दूसरे देख के, अब जाहिर सी बात है मैं कार में चलूंगा, मुझे अच्छी जॉब है, मेरी अच्छी जॉब है, ढेर सारी मेरी सैलरी है अच्छी, तो उसी हिसाब से मेरा घर भी रहेगा, मेरे रहने का अंदाज भी रहेगा। ये दूसरे लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है, या इसके पास ये है वो है जो है। तो इसको हमने कहा ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया थी इस वेलबींग की। इसमें अब इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की एक चीज देखिए, चाहे मुझे हाउसिंग के लिए जाना पड़े, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर के लिए, ऑक्यूपेशन अच्छा हो, तो इन सब में क्या चीज, एक चीज बहुत कॉमन है, पैसा। इन सब में जो सबसे अच्छी चीज है, जो जरूरी चीज मानी गई, वो क्या माना गया, पैसा, इनकम। तो अब उसके हिसाब से ये माना गया कि ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है पर कैपिटा जीएनपी पे।
मतलब पर पर्सन कितना खर्च हो सकता है एक सोसाइटी में। बेसिकली ये जो जीएनपी वगैरह है ये यूएसए से डिराइव्ड है। पर कैपिटा जीएनपी ये डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका जो डिपेंड करता है वो पर कैपिटा जीएनपी पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग का ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या माना गया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में ये कहा गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये तो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सामने वाला ऑब्जर्व करे। अब मेरी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं कैसे उसको गुजारूं, ये चीज थी क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत शार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की है और आसान भी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से सुनिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया था। मैं मेरी कैसी लाइफ गुजर रही है ये मैं महसूस जो करूंगा वो मेरा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में दो चीज़ें दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दो इंडेक्स दिए गए क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताने के लिए। देखिएगा यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्वालिटी बताते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्राइटेरिया था वेल बीइंग का। इसमें तीन चीजें हैं, देखिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में तीन चीजें हैं, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और लिटरेसी रेट। ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से गौर से देखें, लिटरेसी रेट जाहिर सी बात है अगर एक आदमी के बारे में हम लिटरेसी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ वो कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, रेट जब निकलता है तो वो ढेर सारे पर्सन से निकलता है, वो एक पूरी कम्युनिटी के लिए ये चीज हो जाती है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी कम्युनिटी में हेल्थ प्रोविजन को देखने के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सबसे अच्छा वो माना गया इंडिकेटर। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 यानी 1 साल की उम्र गुजारने के बाद वो जो बच्चा है वो कितने साल और जिंदा रह सकता है, अपनी लाइफ को गुजार सकता है, ये चीज। ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स थी, ये बेसिकली जो है ये कम्युनिटी बेस्ड था। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है ये पर्सनल है। अभी इसको बताते हैं, पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देख लीजिए। अलग अलग जगह का अलग अलग है, इसको एक स्केल लिया गया उस पर 0 to 100, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को 0 to 100 के स्केल पे काउंट किया जाता है कि हाँ 0 क्या है वर्स्ट कंडीशन है, 100 क्या है बेस्ट कंडीशन है, लेकिन ना किसी की वर्स्ट है ना किसी की बेस्ट है, इसी के बीच में ही आएगा। याद रखिएगा जब भी किसी की बात हो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, 0 to 100। और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का ही देखेंगे, और इंडिया का इस वक्त जो है वो 65 है। अभी दोबारा से फिर आएगा तो हो सकता है कुछ बढ़ जाए, अभी ये 65 था। PQLI इंडिया का 65 है। ठीक, इंडिया का PQLI जो है वो 65 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे तीन चीजें हैं, चौथी चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं इनकम। ये चौथा ऑप्शन मैंने इनकम। अब देखिए ये पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया यहीं पे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आपको क्या निकालना है, बस इनकम। इनकम यहाँ से आप निकाल देंगे आपका ये। इसको एक चीज याद रखनी पड़ेगी इस चीज को, ठीक। दूसरी चीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पर्सनल के लिए होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बार मान लीजिए मैं पैदा हुआ, मैं कितने साल अब जीऊंगा, ये अब मेरे लिए हो गई बात। नॉलेज मीन ईयर ऑफ, इसको कहते हैं नॉलेज को हम कहते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मैं कितने साल स्कूल जाऊंगा, कितना मैं पढ़ूंगा, ये है। इनकम कितना मैं कमाऊंगा, ये चीजें थी। देखिए दो बेसिक डिफरेंस क्या है इनकम का है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इनकम नहीं रखी गई, ये माना गया कि सिर्फ पैसा ही हर खुशी के लिए जरूरी नहीं होता, और भी चीजें होती है। पैसा इसमें ऐड नहीं किया गया, इनकम इसमें ऐड नहीं की गई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यानी पर्सनल लाइफ थी, तो अब यहाँ पे मुझे कुछ लेने के लिए पैसा भी चाहिए, मुझे इनकम की जरूरत पड़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसमें देखिए दो चीजें थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स था। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड नॉलेज, नॉलेज को क्या, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल वो स्कूल जाएगा, क्लासेस अटेंड करेगा, और इनकम कितनी वो जनरेट करेगा। ये दो इंडेक्स थे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताते थे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे चेक करते हैं, 0 to 1, 0 to 1 पे ये स्केल पे इसको देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। और इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया की जो है वो 0.554 था अभी तक। अभी रिसेंट डेटा नहीं आया है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है, लेकिन अभी तक जो था वो ये था 0.554 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट HDI। HDI कंपोजिट है कि तीन चीज़ों से मिलकर बना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज और इनकम। कभी कभी ये होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को लॉन्गेविटी के नाम से भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, मतलब कितना वो जिंदा रहेगा। नॉलेज को मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी लिख के दे दिया जाएगा। तो चीज़ें सेम है, बस ये दो क्वेश्चन यहाँ से बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसका कोई एक ऑप्शन HDI का आपको PQLI में डाल दिया जाए, हाँ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ से मैंने अभी आपको जैसे करके दिखाया था, एक ऑप्शन अगर हम चौथा इसमें ऐड कर दें तो वो पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम। इसी तरीके से इसमें IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, चौथा ऑप्शन हो गया। अब इसमें क्या है, एक्सक्लूड करना होगा हमें। तो याद रखने की चीज़ ये किसमें क्या है, तो सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि आप इनकम को ध्यान में रखिए। इनकम जो है HDI में मिलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा बर्थ वाला लॉन्गेविटी, कभी कभी सिर्फ लॉन्गेविटी देता है ऑप्शन में, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है, यहाँ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ क्यों माना गया, HDI को जो है पर्सनल लिया गया, और जो ये था IMR और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी रेट, ये जो थी ये एज ए कम्युनिटी बेसिस को लिया गया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें सिर्फ दो चीजें यही याद करने की थी कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं दोनों के, और कितने इसकी रेंज होती है। तो PQLI की रेंज जो है 0 to 100 है, और HDI की रेंज जो है 0 to 1 है, 0 to 1 है। बस इसमें इतनी ही चीज़ें याद रखने की थी। इसके अलावा अब जो है ये तो हेल्थ से रिलेटेड थी, और बहुत सारे इंडिकेटर इसमें हैं जो अलग अलग उसमें यूज होते हैं आगे चल के, जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, डिसेबिलिटी इंडेक्स था, वो अगले जब एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें वो उसका बार बार जिक्र आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया है। ये चीज याद रखने की है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या क्या होगा और HDI में क्या क्या होगा। ठीक, अब ये देखिए तीन चीजें हैं। WHO ने हेल्थ की तारीफ तो कर दी, हेल्थ की डिफिनेशन दे दी, लेकिन अभी तक डिजीज की डिफिनेशन कोई नहीं दे पाया। डिजीज की डिफिनेशन कोई नहीं, हर किसी ने अपने अपने तरीके से डिजीज को डिफाइन किया है। डिजीज का अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो मतलब विदाउट इज, यही तो हुआ, विदाउट ईज, अनइजीनेस जिसको हम कह सकते हैं, विदाउट ईज। डिजीज का मतलब ये हो गया कि साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर बीमार हूँ, हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं डिसफंक्शन, मैं सही से फंक्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन पढ़ाने का नहीं कर रहा, मैं बैठ गया, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है, इजीनेस नहीं है, ये हो गई डिजीज। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ इस वजह से मैं इस वक्त अनइजीनेस महसूस कर रहा हूँ, या मुझे इस वजह से पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लाइक हेडेक है या फीवर हो गया, तो अब क्या चीज, अब उसको हम कहेंगे इलनेस। अब सब्जेक्टिव, ये इलनेस जो है ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट हो जाता है इसमें, डिजीज का ही ये सब्जेक्ट। बेसिकली ये तीनों कभी कभी ना एक दूसरे से सिनोनिमस के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे। ये जो है ये सब्जेक्टिव चीज हो गई, मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ फला दिक्कत है मुझे, इस वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ या मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे इलनेस। याद रखिएगा, हम लोगों में से हर किसी ने एप्लीकेशन ली होगी लीव की, हम कभी डिजीज का जिक्र नहीं करते लीव में, हम सिक लीव लेते हैं, सिक लीव। क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्टिव था कि मैं इल हूँ, अब इलनेस की वजह से, इलनेस की वजह से
मैं अपना काम नहीं कर, मुझे पता है कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा या मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ये हो गई मेरी सिकनेस। बेसिकली तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या हुआ कि इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। तो मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, इस इलनेस की वजह से, इस बीमारी की वजह से मैं आज अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहीं, बजाय कहीं जाने के मैं अपने घर पे ही रहने को ज़्यादा प्रीफर करूंगा। तो हम जब भी देखिए लीव लेते हैं, हम सिकनेस लीव लेते हैं इसीलिए। ये चीज़, ये सबसे कंपोजिट चीज़ होगी। डिजीज ज़रूरी नहीं है कि अपरेंट हो, पता चले। बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बहुत बाद में पता चलती हैं, उसकी वजह से अनइजीनेस तो रहती है, लेकिन ये है कि डायग्नोस नहीं हो पाती। तो उसके बाद इलनेस क्या हुआ, सब्जेक्टिव। मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, फला दिक्कत है मुझे, उसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको इलनेस का टर्म दिया गया। अब उस इलनेस की वजह से मैं क्लास अटेंड ना कर पाऊँ, मैं अपनी ओपीडी ना जा पाऊँ, मैं पढ़ा ना पाऊँ, तो ये क्या चीज़ हुई, ये सिकनेस हुई। मैं जब भी लीव लेता हूँ तो मैं सिकनेस लीव लूंगा। मैं ये थोड़ी नहीं कहूंगा कि मुझे ये डिजीज है इसलिए मुझे छुट्टी दे दी, नहीं, मैं सिक हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं सिक हूँ, जिसकी वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा या मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो सिकनेस सबसे अच्छा टर्म हो जाता है। तीनों, कभी कभी क्या होता है कि हम सिक कह देते हैं, इल कह देते हैं, या उसको डिजीज है, एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे भी यूज होते हैं, लेकिन बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है इसको। मैंने बस ये इस तरीके से, क्योंकि बार बार इनका जिक्र आता रहता है, कभी किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज सिकनेस, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हाँ, डिसीज किसको कहते हैं और सिकनेस किसे कहते हैं। बस इसी इसी पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंडेक्स था, मैं वो इंडेक्स यहीं पे बताऊंगा, आगे आगे भी उसका जिक्र आएगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। सुलिवान इंडेक्स, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या करता है, ये बताता है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर मान लीजिए मैं 60 साल मुझे जीना है, 60 साल मुझे जीना है, ये मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई 60 साल की। और उसमें से 10 साल ऐसा हुआ कि मैं डिसेबल रहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, मैं अपना काम नहीं कर पाया, मैं डिसेबिलिटी मेरी 10 साल की थी। ठीक, 10 साल की डिसेबिलिटी थी। अब मेरा जो सुलिवान इंडेक्स आएगा, ये हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम अपनी डिसेबिलिटी को माइनस करेंगे, तो मेरा सुलिवान इंडेक्स जो आएगा वो 50 ईयर्स का आएगा। मैंने 50 साल बिना डिसेबिलिटी के गुजारा है, अगर 60 साल तक मैं जीऊंगा तो, कंडीशन है यहाँ पे। इसमें ये माना गया कि डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम क्या कहते हैं, सुलिवान इंडेक्स। इसको यही सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये चीज याद, नोट कर लीजिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। यही चीज है ना, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 साल की, मैं 60 साल तक हो सकता है कि जी जाऊं, जिंदा रह लो, लेकिन उस बीच में मुझे 10 साल ऐसा हुआ कि मैं डिसेबल्ड रहा, मेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मैं 10 साल तक नहीं चल पाया, तो ये 10 साल जो था, ये ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी थी, ये 10 साल। तो अब मेरा जो सुलिवान इंडेक्स निकला वो कितना निकला, 50 ईयर्स। तो सुलिवान इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कहीं पर मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसी को दूसरा नाम जो हम देते हैं, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, ये है DSLE, इसका नाम है। कहीं कहीं ये पूछ दिया जाता है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, या व्हाट इज सुलिवान इंडेक्स। सुलिवान इंडेक्स चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, हम कितने साल अपने, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें से हम कितने साल बिना डिसेबिलिटी के जी सकते हैं या जिएंगे। इन कोर्स अगर मैं 60 साल जिंदा रहा और 10 साल तक मेरी डिसेबिलिटी रही, तो 50 साल का मेरा सुलिवान इंडेक्स निकल गया। इसमें बस ये इंडेक्स इसी तरीके से निकाला जाता है, इसमें इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। ये सुलिवान इंडेक्स आप लोग नोट कर, किसी को कुछ इसमें पूछना है? नो सर। सुलिवान इंडेक्स को याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट, अब हम चलिए बीमारी की बात हमने यहाँ पे देख ली। जी,
ये रिलेवेंस इंडेक्स मतलब किस तरह से क्या क्वेश्चन आया है इसमें? डेफिनेशन ये मतलब देखिए यही पूछा कि क्या है? इसमें देखिए कई क्वेश्चन थे। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीन बाय सुलिवान इंडेक्स, या सुलिवान इंडेक्स इज रिलेटेड टू। जहाँ ये लिखा गया था सुलिवान इंडेक्स इज रिलेटेड टू, वहाँ के ऑप्शन में ये चीज दी हुई थी, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे थी। इसके अलावा था ईयर्स ऑफ लाइफ लास्ट, ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लास्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी। ये सब चीजें थी उसमें ऑप्शन में दिए हुए थे, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था वो ये वाला सही था। बेसिकली बस इतना ही कि सुलिवान इंडेक्स इज रिलेटेड टू कभी कभी इस तरीके से आ जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये चीज भी ऑप्शन में आई हुई है। तो हमको बस यही दो चीज याद रखना है। सुलिवान इंडेक्स होता क्या है, ये डिसेबिलिटी को चेक करता है, मेजर करता है कि अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मान लीजिए मैंने 60 साल का एग्जांपल दिया था, 80 साल भी किसी की हो सकती है, 50 साल की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये तो हम मानते हैं ना, ये एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेड है। वहां तक चला गया तो फिर खत्म। आज जो बच्चा पैदा हुआ है हम उसको ये मान के चलेंगे कि ये 60 साल जिएगा, 60 साल जिएगा। और 60 साल अगर जी रहा है तो हम उसमें ये भी एक कंडीशन लगा दें, हो सकता है कि 5 साल वो डिसेबल्ड रहे, वो प्रोडक्टिव लाइफ ना गुजार सके, 5 साल वो डिसेबल रहे किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से। तो वहां पे सुलिवान इंडेक्स काम करता है। और सुलिवान इंडेक्स क्या है, बस वही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में ना मेजर करने के लिए इसको भी रखते हैं। ओके सर। ठीक। अब डिजीज हो रही है, सिकनेस हो रही है, इलनेस हो रही है, डिजीज होती कैसे है? तो काजेशन, इसी को कहते हैं काजेशन। कंसेप्ट ऑफ काजेशन में याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों ने सब ने ये चीज पढ़ी होगी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी? लुइस पोस्ट। यस, लुइस पास्चर ने दी थी जर्म। और ये एक रिवॉल्यूशन था। इससे पहले ये माना जाता था कि डिजीज जो काज होती है, कैसे होती है, बैड एयर की वजह से होती है, या हिप्पोक्रेट्स वाला वो नजरिया माना गया, अखलाक ह्यूमर्स वाला, कि हाँ इनमें कुछ अगर गड़बड़ी हो रही तो उसकी वजह से डिजीज हो रही। लेकिन लुइस पास्चर ने 1885 में जर्म थ्योरी जब दी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो माइक्रोब्स से होती है। ठीक। उस वक्त ये एक रिवॉल्यूशन था। इन्होंने कहा जितनी भी बीमारियां होती हैं वो माइक्रोब से होती हैं। इन्होंने कहा सीधे सीधे 1 to 1 रिलेशनशिप है, माइक्रोब है, आदमी के अंदर वो इंटर हुआ, ससेप्टिबल, 1 to 1, मतलब सीधे सीधे बीच में कुछ नहीं है, सीधे माइक्रोब आया, इंटर हुआ, डिजीज काज कर दी। कोई माइक्रोब है उसको हम डिजीज एजेंट अगर मान लें, ये कहाँ आया, मैन में मान लीजिए, सीधे इसने डिजीज काज कर दी, बीच में कुछ नहीं। 1 to 1 का रिलेशनशिप इन्होंने दिया डिजीज एजेंट और मैन में, डिजीज के काजेशन में। लुइस पास्चर का ये नजरिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उस वक्त ये बहुत आम हुआ था, बहुत तेजी से ये फैला और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि नहीं, सिर्फ इसी से नहीं होता, सिर्फ माइक्रोब से ही डिजीज नहीं होती, और डायरेक्ट 1 to 1 का रिलेशनशिप भी नहीं है। बीच में कुछ और फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। नीचे आपके दिख रहा होगा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो बाद में फिर ये आया कि नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं, इन्वायरमेंट भी काम करता है। लाइक सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस का अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, तो एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, होस्ट क्या हुआ, होस्ट हुआ मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की जो भी है, होस्ट है। अब इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए, पुअर सैनिटेशन है, हाँ, ओवर क्राउडिंग है। इनके नतीजे में ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोब है या जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, जिसके अंदर सबको देखो, हर किसी को एक्सपोजर हुआ होगा माइकोबैक्टीरियम का, लेकिन हर किसी में डिजीज नहीं होती। तो ये माना गया कि हाँ, जहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल रहेंगी उन्हीं में जाके डिजीज काज होगी। तो फिर इसको अब डिस्कार्ड कर दिया गया फिर बाद में, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से, यानी सिर्फ माइक्रोब से डिजीज नहीं हो सकती, बीच में कुछ और फैक्टर्स भी चाहिए। तो उसके लिए आया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। और याद रखिए इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, बस यही 3 चीज, चौथी चीज कुछ एक और चीज ऐड कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कंसिस्ट ऑफ, ये 3 ऑप्शन आपके रहेंगे, चौथा कुछ और रहेगा, एक्स वाई जेड।
अगर आपको याद है कि हाँ एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट ये तीनों मिला के ट्रायड बनाते हैं, तो चौथी चीज को आप वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें सिर्फ यही एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है वो कंसिस्ट होता है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का। इतनी ही चीज याद करने की है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये हिस्ट्री में भी है, लुइस पास्चर ने दी थी, और ये बताया था कि डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्शन होता है डिजीज एजेंट और मैन का, जिससे डिजीज काज होती है। 1885 में इन्होंने दिया था, और 1885 में ही शायद, जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स बैसिलाई को डिस्कवर भी किया था, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। ये चीज याद कर लीजिए, ये हिस्ट्री का पार्ट। एंथ्रेक्स बैसिलाई या बैसिलस एंथ्रेक्स जो भी है, ये लुइस पास्चर ने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। ठीक। अब बात आई कि जैसे मैंने ट्यूबरकुलोसिस का जिक्र किया था, तो वहाँ ये बताया गया कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि बस डिजीज एजेंट आया मैन के अंदर गया, उसमें ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंटर हुआ और डिजीज काज कर दिया, ऐसा नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के डिजीज काज करते हैं। तो अब इस थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। ये माना गया कि नहीं, ये गलत है कि सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 कनेक्शन ही होगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। बीच में और भी चीजें हैं जो प्ले करती हैं डिजीज होने के लिए। मैंने बताया जैसे ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन सही नहीं है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ है तब जाके डिजीज होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर जो भी माइक्रोब आया और डिजीज हो जाए। मैंने इम्यूनिटी वाला पार्ट पढ़ाया था इससे पहले वैक्सीन में। अब उन ये डिजीज एजेंट की जगह पे हमको क्या माना गया? पॉजिटिव फैक्टर्स। मान लीजिए जैसे मैं अभी उसी का लेके चलूंगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक। अब इसके लिए क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन में क्या होनी चाहिए? ओवर क्राउडिंग फैक्टर माना जाता है ना, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, ये सब जो है। अब जब ये सब चीजें होंगी तो माल नरिशमेंट भी रहेगा, यानी इम्यून सिस्टम जो होगा वो कमजोर रहेगा, हमारा इम्यूनिटी लेस होगी। तब जाके कहीं ये जाके जो ये ट्यूबरकुलाई है ये अपने डिजीज काज करेगा। अदरवाइज अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है, हम हमारा सैनिटेशन अच्छा है, हमारा लेवल ऑफ हाउसिंग अच्छी है, तो जरूरी नहीं है। हर किसी को एक्सपोजर होता है इसका। इसका एक्सपोजर मेरे ख्याल से हर किसी को हुआ होगा, लेकिन सबके अंदर डिजीज नहीं होती। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, यहीं पे इन्वायरमेंटल बिहेवियर, कल्चर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, इतने सारे फैक्टर्स हैं। और पॉजिटिव फैक्टर्स में क्या आया आपका? इम्यूनिटी आ गई। हाँ, और ये तो फैक्टर है ही, एक पॉजिटिव एजेंट है। अब एक चीज इसमें बीच में ये चीज ये देख लीजिए, टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब ये है कि हर डिजीज का अपना एक हर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बताया हुआ है मैंने। अगर उस इंक्यूबेशन पीरियड गुजर गया, वो इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसके बाद फिर वो इनएक्टिव है, समझ लीजिए अब वो खतरनाक नहीं है। तो एक गिवन टाइम में ही डिजीज काज होती है। जरूरी नहीं है कि बस एक बार आ गया तो कभी हरदम डिजीज काज ही करता रहेगा, नहीं। उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन में हमने बात की, यहाँ पे देख लीजिए जैसे ओवर क्राउडिंग थी। ओवर क्राउडिंग वाले है, माल नरिश चिल्ड्रन है, तो उनके में टीबी का इंसिडेंस जो है वो ज्यादा देखा गया है। ठीक, तो इसको कहा गया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन। एक सिंगल फैक्टर नहीं, सिंगल काज नहीं माना गया। जर्म थ्योरी में क्या माना गया कि हाँ बस माइक्रोब आया, ससेप्टेबल होस्ट में एंटर किया, डिजीज कर दी। यहाँ पे पैटर्न काफर ऑफ म्यूनिस, इसने इसने ये चीज बताई कि डिजीज का एक सिंगल काज नहीं होता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उस डिजीज को काज करने के लिए। हमने एग्जांपल दिया ट्यूबरकुलोसिस का। इसके अलावा मल्टी फैक्टोरियल काजेशन जो है ज्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ओबिसिटी ले लीजिए आप। ओबिसिटी किस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं। हमको घर से बाहर भी निकलना है, कहीं थोड़ी 2 किलोमीटर दूर भी जाना है, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, हमने लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, ओबीस पर्सन हो गया। डाइटरी हैबिट हमारी खराब है, हमेशा जंक फूड हर कोई खा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ओबिसिटी काज हुई। ओबिसिटी काज करेगी तो क्या करेगी? एक तो हाइपरलिपिडीमिया होगा, अभी आगे है पूरा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। इसके अलावा जब हाइपरलिपिडीमिया होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा। कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा तो मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फाक्शन। इसके अलावा यहीं तो ओबिसिटी ही
हाइपरटेंशन का एक मेजर फैक्टर माना जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर, एक बीमारी काज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, ये दिया किसने? पेटन-काफर ऑफ म्यूनिख ने। तो मल्टी फैक्टोरियल काजेशन किसने दिया था? पेटन-काफर ऑफ म्यूनिख ने। इसने बस ये कहा था कि सिंगल एजेंट किसी डिजीज को काज नहीं करता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिजीज को काज करने के लिए। इतनी ही चीज इसमें जानने की है। ये चीज समझ में आई? जी सर। सर फिर से रिपीट कर दे एक बार। देखिए, जैसे ये था कि डिजीज कैसे काज होती है। सबसे पहले जो हम प्रीवियस उसमें अगर हम बात करें तो लाइक 18th सेंचुरी से पहले तक ये माना जाता था कि बैड एयर सबसे बड़ा काज है बीमारी के होने का, बैड एयर माना गया। उससे पहले बुकरात का जो नजरिया था, अफलात वाला नजरिया, अफलात, उसको भी माना जाता था कि इनके अगर ह्यूमर्स में कोई इम्बैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से डिजीज काज होती है। हम यूनानी वाले आज भी मानते हैं उस चीज को। लेकिन 1885 में लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दी जिसको जर्म थियोरी ऑफ डिजीज माना गया। उसने कहा कि नहीं, ये बैड एयर और अखलात ये सब कुछ नहीं है। उसने कहा कि माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज काज करते हैं। 1 to 1 कनेक्शन दिया उसने। डिजीज एजेंट डायरेक्ट मैन के अंदर गया, ससेप्टिबल होस्ट इसको हम कहेंगे, होस्ट के अंदर गया और उसने डिजीज काज कर दी। ये इनका नजरिया था भाई। उस वक्त ये रिवोल्यूशनरी नजरिया था, हर किसी ने एक्सेप्ट किया था। कुछ दिनों तक ये धमाल मचाया इसने, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर एजेंट हमारी बॉडी में आ गया तो डिजीज काज ही कर दे। मैंने एग्जांपल दिया जैसे टीबी का। टीबी तो लगभग लगभग हर किसी ने काउंटर किया होगा कि सबके अंदर उसका बैसिलाई होगा या गया होगा, लेकिन सबको डिजीज नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर किसी को अगर इम्यून सिस्टम सही है और दूसरी चीजें सैनिटेशन है और क्राउडिंग है, ये सब सही है, अगर हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, लेवल ऑफ हाउसिंग अच्छी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको टीबी हो जाए। तो इसलिए एक चीज और फिर दी गई उसी में कि नहीं, 1 to 1 कनेक्शन नहीं, बल्कि एक बीच में इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर आएगा, ये भी उसमें एक भूमिका निभाएगा, अपनी एक अहमियत इसकी भी है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में यह माना गया कि एजेंट तो है ही, डिजीज एजेंट था, लाइक माइक्रोब मान लीजिए। होस्ट क्या है? मैन है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कुछ डिजीजेज होती हैं क्या विंटर में एग्रीवेट करती हैं। अब मान लीजिए ये एजेंट जो था ये मेरे अंदर आया कब? समर में, लेकिन समर में इनएक्टिव है ही नहीं। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए थी? विंटर चाहिए थी। तो अब वो डिजीज नहीं काज होगी। इसी तरीके से कुछ डिजीज जो स्प्रिंग में, जैसे हमारे यहाँ जब वो उसका मौसमी तगयुरात की बात होती है उम्र तबिया में, तो बताया जाता है ना कि फला फला मौसम में ये बीमारियां बहुत आम हैं। तो बाद में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड यही चीज थी कि इसमें एनवायरनमेंट को जोड़ दिया गया। याद रखिएगा ये 3 कंपोनेंट होते हैं इस ट्रायड में, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। इसको याद रखना है। चौथा कोई भी आएगा उसी को हमको डिस्कार्ड करना है। मैं इसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, मैं शेयर करूंगा बाद में। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से सिर्फ ये याद रखना है कि लुईस पास्चर ने दिया था 1885 में। इसने कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन है डिजीज का किससे? मैन से। यानी डिजीज एजेंट जो है वो मैन के अंदर आएगा, डिजीज काज कर देगा। बीच में आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसी को 1 to 1 कनेक्शन भी माना गया था। अब फिर पेटन-काफर ऑफ म्यूनिख, इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, सिंगल काज नहीं हो सकता, बहुत सारे काज होंगे। तो इन्होंने मल्टी फैक्टोरियल काजेशन वाली थ्योरी दी। मल्टी फैक्टोरियल काजेशन लिख लीजिए, इसके आगे पेटन-काफर ऑफ म्यूनिख, बस इतना ही लिख लीजिए। इन्होंने ये बताया कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर तो है ही, इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल बिहेवियर है। इन्वायरमेंट का क्या मैंने बताया कि कुछ डिजीजेज विंटर्स में होती हैं, अगर समर का है सीजन तो नहीं होंगी। कल्चर कैसा है हमारा रहने सहने का, बहुत से जैसे हम लोग क्या है भाई, हम लोग पोर्क नहीं खाते, हाँ, कुछ लोग क्या है इसको खाते हैं, तो उनके में टीनियसिस ज्यादा कॉमन है। तो ये सब क्या है कि ये सब सब फैक्टर्स हैं, ढेर सारे फैक्टर्स मिलकर तब जाके एक डिजीज काज कराते हैं। ये इनका बहुत हद तक सही था, इन्होंने सही बात बताई, पेटन-काफर और म्यूनिख ने ये सही बताया। तो उस डिजीज को फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इस थ्योरी ने धमाल मचा दिया इसमें। लेकिन इस थ्योरी का एक अच्छी चीज ये थी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी उसको भी इसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ही सबसे ज्यादा इसने कवर किया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन ने। कैसे? अभी आगे इसके अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना?
यस सर। ठीक, कहीं भी ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये एक वेब ऑफ काजेशन है, जैसे अभी हमने मल्टी फैक्टोरियल पढ़ा था ना, उसी का ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये माना गया कि हमने बताया कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो एक डिजीज को काज, मान लीजिए हमारी डिजीज क्या है, ये एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। होती कैसे है, अब यहाँ से आप देखिए, वेब ऑफ काजेशन, इसी को वेब ऑफ काजेशन कहा गया। होती कैसे, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी लाइफ स्टाइल का चेंज, चेंज इन लाइफ स्टाइल। मान लीजिए हम फिजिकल एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, 2 किलोमीटर भी चलना है या 20 कदम भी चलना है, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, चलने फिरने की दुश्वारी हो गई हमारे लिए। तो अब जब लय का फिजिकल एक्सरसाइज हो गई और जंक फूड का इस्तेमाल, हमने एबंडेंस ऑफ फूड में आप थोड़ा सा ये ले लीजिए और इसको अच्छे से, तो जंक फूड हमने ज़्यादा लिया, फिजिकल एक्सरसाइज खत्म कर दी, फिजिकल एक्टिविटी हमने खत्म कर दी, क्या हुआ हमको, ओबेसिटी हो गई। ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी से दो चीज़, ओबेसिटी से हाइपरटेंशन होगा, इसको मानते हैं आप लोग ना, क्योंकि ये फैक्टर हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर ओबेसिटी भी है। इसके अलावा मैंने बताया हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया जब होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस होनी है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो जाहिर सी बात है, एथेरोमा अगर लार्ज कर गया कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी ऑक्लूजन कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले इस्कीमिया होगा, ब्लड सप्लाई वहां की रुकेगी, और ज्यादा देर तक रुक गई तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये लिथल है। तो देख रहे हैं ना, मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं। अब इसी में लाइफ स्टाइल में क्या है भाई, लड़कों की बात मैं खास तौर से कर रहा हूँ, कि हम लोग क्या है, जैसे ही एडल्ट लाइफ में आते हैं, स्मोकिंग को ट्रेंड बना लिया है लोगों ने, स्मोकिंग को ट्रेंड बना लिया, हर कोई स्मोक करता है, चाय के साथ ऐसे वैसे जैसे भी। स्मोकिंग क्या करती है, कैटेकोलामाइन इनको रिलीज कराती है, और इनके में थ्राम्बोटिक टेंडेंसी पाई गई, ये थ्राम्बोसिस काज करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी थ्राम्बोसिस थी। अब ये जो थ्राम्बोसिस हुई यहाँ पे अगर आके इलाज हो गई, तो फिर वही चीज, सेम चीज, मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए लाइफ स्टाइल चेंजेस से एक तीसरी चीज आजकल बहुत कॉमन है, फीमेल्स में खास तौर से और मेल्स में भी है, स्ट्रेस। पता नहीं किस किस चीज का स्ट्रेस सबको रहता है, हर किसी को रहता है बहरहाल। हमें तो अपने सुपरवाइजर का ही स्ट्रेस रहता है रोज। स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से जो है इमोशनल डिस्टरबेंस तो होता ही होता है, दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो अब इमोशनल, कभी कभी सिर्फ इमोशनल डिस्टरबेंस से ही, अगर मान लीजिए आपका एड्रेनलिन ज़्यादा निकलने लगा, आपको डर है कि आज हमारा सुपरवाइजर हमको डांटेगा किसी वजह से, हमने फला मरीज को देखा नहीं है, अब ये एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। हार्ट रेट को इसने बढ़ाया तो जाहिर सी बात है हाइपरटेंशन काज हो जाएगा, और कंटिन्यूअस स्ट्रेस में अगर इंसान है तो हाइपरटेंशन तो होना ही होना है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन क्या करता है, जो आर्टरीज की वाल्स है उनमें चेंजेस लाता है, उनमें स्टिफनिंग शुरू होती है, और जब स्टिफनिंग शुरू होगी नैरोइंग हो जाएगी, और कोरोनरी आर्टरी का अक्लूजन भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर अक्लूजन हुआ, नैरोइंग हुई, तो फिर वही बात, इस्कीमिया या इन्फेक्शन। देखिए ये सब मिलके एक काम कर रहे हैं जो एमआई काज करवा रहे हैं। कैसे कैसे, स्ट्रेस में अगर है, एक चीज याद रखिए, सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन स्ट्रेस में निकलता है, किसी को पता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, कॉर्टिसोल। यस, कार्टिसोल। ये कार्टिसोल का काम क्या है, कार्टिसोल के बहुत अच्छे काम भी है, बहुत खतरनाक है। कार्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कार्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये काम का क्या करता है, ये डायबिटोजेनिक है, ये इंसुलिन सप्रेस करता है, इंसुलिन को बीटा सेल से, पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन को निकलने से रोकता है। और दूसरी चीज क्या करता है, वहाँ लीवर में जाके ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, वहां से ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ब्लड स्ट्रीम में ला रहा है, और वहाँ बीटा सेल को कह रहे नहीं तुम्हें इंसुलिन नहीं निकालनी है, इंसुलिन निकलने से रोकता है, वो सप्रेस करता है बीटा सेल को। तो क्या किया इसको, इसी को कहा गया डायबिटोजेनिक। अब ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज तो ज्यादा है, तो अब डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज से फिर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, फिर वही सारी साइकिल आ गई आपकी। तो मिला जुला के ये माना गया कि एक डिजीज को काज करने में एक सिंगल एजेंट काम नहीं करता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, बताने का सिर्फ ये। और इसको दिया किसने, वेब ऑफ काजेशन किसने दिया था, ये जो हिस्ट्री है इसमें पार्क में पहले लेसन में, वहां पे ये चीज दी हुई है, इन्हीं सब का जिक्र है, मैकमोहन एंड पग, PUGH। ये ये दो लोग थे, इन्होंने वेब ऑफ काजेशन दिया कि कैसे कैसे एक डिजीज काज होने में फैक्टर्स काम करते हैं। अब ये था कि हमें डिजीज को रोकना कैसे, हमको डिजीज को अब
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक। तो मैकमोहन और पग ने दिया क्या? वेब ऑफ काजेशन। अब ये सवाल है कि भाई इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो कुछ ऐसा निकाला जाए किसी एक फैक्टर को अगर हम रोक दें तो हो सकता है कि एमआई के चांसेस एकदम लो हो जाए। इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ऐसे में हम कोई ऐसी लिंक ढूंढेंगे जिससे हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें मिला जुला के जो सबसे अच्छी चीज आई, में देखिएगा यहाँ से, जो ये ओबेसिटी, अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, इस ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कैसे करेंगे? लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है उसको मेंटेन रखेंगे, ऐसा नहीं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चले जाए, स्मोकिंग ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और जंक फूड से बचे रहें, यानी जो हमारी नेचुरल बॉडी है उसी पे रहें। तो क्या होगा? ओबेसिटी नहीं होगी। अब अगर ओबेसिटी सिर्फ नहीं हो रही है तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपरलिपिडीमिया नहीं होगा। अब ये हर एक चीज धीरे धीरे खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। हाँ, तो जो अच्छी लिंक मिली हमें, क्या मिली इसमें? ओबेसिटी मिल गई। इसी तरीके से जैसे मैंने बात की थी स्ट्रेस को, अगर हम स्ट्रेस ना होने दें, थोड़ा सा खुश रहें अपने आप में ही, तो फिर इस हाइपरटेंशन से, डायबिटीज होने से और बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं है कि जितने फैक्टर हैं सबको रोका जाए। किसी एक फैक्टर को भी अगर आपने पकड़ लिया और उस पर कंट्रोल कर लिया, तो जो डिजीज का प्रोसेस था उस डिजीज को काज होने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स को आप रोक सकते हैं एक सिंगल फैक्टर को पकड़ के। लाइक मैंने ओबेसिटी को पकड़ा यहाँ पे, ये लिंक मैंने तोड़ दी, ये लिंक टूट गई, ये लिंक टूट गई, ये लिंक टूट गई, तो एक मेजर पोर्शन जो था वो खत्म हो गया कोरोनरी ऑक्लूजन का। एजिंग, और ये जो एजिंग है ये तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, थोड़ा सा अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसकी, बुढ़ापे में भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो हम जो आर्टेरियल वाल की स्टिफनेस है इसको कम कर सकते हैं। लेकिन ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन ये चीज़ें क्या है? ये मॉर्बिड कंडीशन है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। तो हमने क्या किया? ओबेसिटी को लिंक मान के ओबेसिटी को तोड़ दिया, नहीं ओबीज नहीं होना। तो ओबीज नहीं होना है तो हमने इन सारी लिंक को खत्म कर दिया। ठीक, इसमें किसी को डाउट? नो नो सर। सर। समझ में आई बात? ये वेब ऑफ काजेशन कैसे काम करता है, जी सर। ये याद रखिएगा। वेब ऑफ काजेशन में ये तो नहीं, यस सिर्फ ये मैकमोहन एंड पग, ये चीज याद कर लीजिए, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। इसमें बस इतना ही है, ये खाली समझाने के लिए मैंने लिया था कि हाँ कैसे मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक, वेब ऑफ काजेशन, मैकमोहन एंड पग। इसके अलावा मल्टी फैक्टोरियल काजेशन, उसी का ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन था। ये बेसिक इन्होंने दिया था, इन्होंने बताया था कि एक डिजीज काज करने में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। तो अब ये आया वेब ऑफ काजेशन। वेब ऑफ काजेशन में इन्होंने और अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर दिया इस चीज को। मैकमोहन पग, इनकी एक किताब थी जिसका नाम था एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मेथड्स। ये है, को याद करने की जरूरत नहीं है बुक का नाम, लेकिन इन्होंने दिया था, अपनी बुक इन्होंने निकाली थी, उसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। तो अब ये था कि हाँ डिजीज काज कैसे होती है, उसका कंट्रोल का भी एक तरीका थोड़ा सा इन्होंने बता दिया। अब आते हैं हम बात आगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कैसे इनिशिएट होती है, कैसे शुरू होती है। कोई भी डिजीज है उसको शुरू होने के लिए भाई कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सिंगल कंडीशन नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। शुरू कैसे होगी, कि डिजीज जो है शुरू होने में कितना टाइम लगेगा, किन किन कंडीशंस में वो इवॉल्व होगी, कि उसको कौन कौन से एजेंट्स चाहिए, होस्ट फैक्टर्स चाहिए, ये सब चीज़ें थी। तो अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को यहाँ ये दोनों चीज़ें पढ़ने से पहले एक चीज़ पहले ये देख लेते हैं, आइसबर्ग ऑफ डिजीज। यहाँ से बात समझ में आएगी। हमने माना कि जितनी भी डिजीजेज हैं वो एक आइसबर्ग की तरह है। किसकी तरह है? आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग तो सबको समझ में आता होगा ना। यस सर। हमने ये मान लिया कि ये हमारा आइसबर्ग है, ये जो ग्रीन वाला है, ये चीजें जो है हमारी, ये आइसबर्ग है। ठीक, अब ये वाटर लेवल है, ये हमारा वाटर लेवल है। ठीक, अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग है, हम ये मानते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी में जो डिजीज, हम सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं उसको, ये वाला हिस्सा, टिप टिप ऑफ द आइसबर्ग। और एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो समंदर के अंदर है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक,
तो अब जो ये टिप ऑफ द पोर्शन था जिसको हर कोई देख पा रहा है, डिजीज के तौर पे पहचान रहा है, ये सिम्टोमेटिक केसेस है, जाहिर सी बात है सिम्टम है तभी तो डिजीज की डायग्नोसिस हो रही है। तो इसको हमने माना कि ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये किसके लिए है, क्लिनिकल केसेस के लिए, ये क्लिनिकल केसेस थे। और जो सबमर्ज्ड एरिया जो पानी के अंदर है वो प्री सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक या अनडायग्नोज्ड केसेस थे। ये क्लिनिकल केस यानी डायग्नोज्ड केस है टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये माना गया है। और ये जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई, मतलब अपेरेंट और इनअपेरेंट, इसी को कहते हैं जो क्लिनिकल केस अपेरेंट केस, मतलब जो दिख रहा है हम, और जो नीचे की तरफ है पानी के अंदर है वो इनअपेरेंट है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन थी हमारी। अब बात ये आती, दो चीजें आप बार बार आप पढ़ेंगे पूरे पीएसएम में, एक एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिस्ट, अगला पूरा चैप्टर ही इसी का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसका काम इधर नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, उसका काम यहाँ स्क्रीनिंग करना, डिजीज को पहचानना, कौन सी डिजीज ये हो सकती है, स्क्रीन बार बार कर, जो स्क्रीनिंग वाले जितने भी प्रोसेस हैं उससे जो लिंक होता है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है। ठीक, और जो हमारे जो फिजिशियन साहब है, हम लोग जो क्लिनिशियन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिम्टोमेटिक ही तो देखते हैं, सिम्टम ही ज्यादातर देखते हैं। मरीज आया कुछ ना कुछ वो सिम्टम बताएगा तभी तो हम प्रोसीड करेंगे आगे, हमें उससे लेना देना नहीं कि कम्युनिटी में और क्या क्या हो रहा है, कोई नहीं देखता। हर किसी को मरीज से मतलब है, मरीज आया, अब मरीज तभी आएगा जब उसको कोई ना कोई सिम्टम होगा, सही सलामत है थोड़ी नहीं चलता हुआ आएगा। तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी वो क्लिनिकल केसेस के लिए थी। और इससे किन लोगों को फायदा हुआ या किन कौन से लोग रिलेटेड हैं, क्लिनिशियन यानी फिजिशियन जिसको हम पहले क्लिनिशियन, या इसी को आप कह लीजिए फिजिशियन। ठीक, ये फिजिशियन लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये लोग जो ऊपर की तरफ निकले हुआ है उसी को ट्रीट करते हैं, नीचे की तरफ इनका ध्यान नहीं है। नीचे की तरफ ध्यान कौन लगाएगा, सबमर्ज्ड पोर्शन के लिए ये एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग, इनका काम क्या होता है, ये डिजीज की पूरा सर्विलांस रखते हैं, देखते हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कोई चेंजेस हो रहा है किसी कम्युनिटी में तो कैसे हो रहा है, उसका फैक्टर क्या है, उसका काज क्या है, ये लोग ढूंढते हैं। तो जितने भी स्क्रीनिंग होती हैं, स्क्रीनिंग लाइक सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग सबको पता है पैप स्मीयर से होती है, या हम स्क्रीनिंग अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की करते हैं तो किससे करते हैं, अब स्पुटम स्मीयर से, जो आरएनटीसीपी में चलता है स्पुटम स्मीयर ही चलता है, अब चेस्ट एक्सरे को माना नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर की तरफ है, जो टिप है, जो दिख रही है, अपेरेंट केसेस जो हैं उनसे कौन वास्ता रखेगा, फिजिशियन। और जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, पानी के अंदर है, अनडायग्नोज्ड केसेस है, उनके लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं। तो अब जो हिडन पोर्शन है इसके लिए क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग ही तो करेंगे। स्क्रीनिंग ही तो करेंगे हिडन पोर्शन के लिए, और जो दिख रहा है उसके लिए हम डायग्नोसिस बनाते हैं। भाई ढेर सारे सिम्टम्स लेके मरीज आया तो हमको क्या करना है, हमको उसके सिम्टम्स सुन के उसकी हिस्ट्री लेके हमको डायग्नोसिस बनानी है, हाँ उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर देना है। तो जो क्लिनिशियन लोग हैं वो डायग्नोसिस बनाते हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है कोई भी डिजीज है अगर उनमें कैरियर स्टेट है ही नहीं, कैरियर स्टेट है ही नहीं, यानी कि क्या हुआ, लेटेंट पीरियड नहीं है उसमें, उसका प्री सिम्टोमेटिक फेज नहीं है, कैरियर स्टेट में, तो उनमें जो ये वाला एरिया है आइसबर्ग फिनोमेना इसको हम कहते हैं, इस पूरे उसको आइसबर्ग फिनोमेना उसमें नहीं मिलता। कुछ 4 डिजीज हैं जिनमें आइसबर्ग फिनोमेना नहीं मिलता है, किसी को नाम याद है? जी बेबी रूबेला। जी, ये 4 डिजीजेज ऐसे हैं जिनमें आइसबर्ग फिनोमेना नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें कैरियर स्टेट नहीं पाई जाती है, एसिम्टोमेटिक केसेस इसमें नहीं होते हैं। ठीक,
तो बस इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो ऊपर का पोर्शन है, पानी के ऊपर का आइसबर्ग को हमने लिया, आइसबर्ग को हमने डिजीज मान लिया कम्युनिटी में। कम्युनिटी क्या है? ये समंदर है। कम्युनिटी क्या है? ये पूरा समंदर है। इसमें जो ऊपर की तरफ फ्लोटिंग टिप है, उसको क्लिनिकल केस हमने मान लिया, सिम्टोमेटिक केस मान लिया। तो उन क्लिनिकल केसेस या सिम्टोमेटिक केसेस के लिए कौन जिम्मेदार होगा अब कम्युनिटी में? क्लिनिशियन या फिजिशियन। इसका काम है डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट करना। जो चीज़ अंदर छुपी हुई है, जो पानी के अंदर है, हर किसी को नहीं दिख रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? ये भाई साहब लोग होंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग होंगे। ये क्या करते हैं? ये स्क्रीनिंग करते हैं कंटिन्यूअस। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पैप स्मीयर का, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसी तरीके से स्पुटम स्मीयर है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉलो करते रहते हैं बार बार, कभी कैंप लगा के, ऐसे जैसे भी होता रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती स्क्रीनिंग प्रोसेस। हर डिजीज की होती है। कुछ ऐसी डिजीज है जिनमें क्योंकि भाई एसिम्टोमेटिक केसेस ही नहीं होते, कैरियर स्टेट नहीं होती। 4 डिजीजेज हैं यहाँ पे, रेबीज, टेटनस, मीजल्स और रूबेला। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। ये आइसबर्ग फिनोमेना को नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है आपकी अपेरेंट और इनअपेरेंट केसेस के लिए। अपेरेंट केस क्या है? वही टिप ऑफ द आइसबर्ग जो दिखता है। इनअपेरेंट जो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक, ये आइसबर्ग फिनोमेना समझ में आया? सर बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है। बहुत आसान है, इजी है। बस ये चारों नाम हमको, इन डिजीजेस के नाम इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, इन चारों डिजीजेस से रिलेटेड। एक कोई हटा के कोई दूसरी डिजीज, मान लीजिए हमने इसमें चिकन पॉक्स डाल दिया, मीजल्स हटा के, तो अब ये बताया जाएगा कि इसमें कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें आइसबर्ग फिनोमेना पाया जाएगा। तो मीजल्स की जगह हमने चिकन पॉक्स डाला था, वही सही हो जाएगी। या 3 डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें आइसबर्ग फिनोमेना पाया जाता है, चौथी हमने रेबीज डाल दी, और ये पूछ लिया कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें आइसबर्ग फिनोमेना नहीं पाया जाएगा, तो वो रेबीज हो गया हमारा ऑप्शन। इसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और बनते भी हैं इसी तरीके से। अब ये थी, ये तो कैसे होता है, कैसे इसकी स्क्रीनिंग होती है, ये चीज़ थी। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, मतलब नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये है कि डिजीज कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे उसको डायग्नोज किया जाएगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, कब अपने सिम्टम्स वो जाहिर करती है। और डिजीज जाहिर सी बात है, अगर वो आई इन्वायरमेंट में आया, किसी ससेप्टिबल होस्ट में गई, तो अब अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो उसने अपने साइन एंड सिम्टम्स निकाल दिए। और एंड स्टेज क्या है किसी भी डिजीज का? या तो रिकवरी हो जाए, या तो डेथ हो जाए, या डिसेबिलिटी हो जाए। तीन ही चीज तो होती है। तो एंड स्टेज तक जाने तक जो चीज समझनी है उसको क्या कहा गया? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसमें 2 चीजें थी, पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। ये 2 चीजें नेचुरल ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज में हम देखते हैं। प्री पैथोजेनेसिस से क्या समझे आप? प्री पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो डिजीज एजेंट है, मान लीजिए हम किसी माइक्रोब की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट में मौजूद है। जो हमारा डिजीज एजेंट है वो है तो इन्वायरमेंट में, लेकिन वो एंट्री नहीं ले पाया है, अभी उसकी एंट्री मैन में नहीं हो पाई है। अभी ये सिर्फ बाहर ही बाहर है अभी। इसको कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस स्टेज या पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस। अब जैसे ही ये ससेप्टिबल होस्ट के अंदर गया, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, एंट्री ले ली इसने मैन के अंदर, तो वो जो पीरियड था, वो जो टाइम अब होगा, वो पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक। तो प्री पैथोजेनेसिस में अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, अभी आगे पूरा इसके बाद वाली जो लेक्चर होगा उसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही पढ़ाया जाएगा। इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन किया जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन की एक सबसे अच्छी मिसाल मैंने पढ़ाई थी, वैक्सीनेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती है वो। अब पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस में, क्योंकि अब ये ससेप्टिबल होस्ट, होस्ट क्या, हम यहाँ पे मैन को ही होस्ट मानेंगे, हालांकि एनिमल भी हो सकता है, लेकिन हम मैन को अगर होस्ट मान रहे हैं, तो उसके अंदर अगर माइक्रोब आ गया, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, वो एंट्री ले ली, तो अब पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस हो गया। यहाँ पे हम कौन सा प्रिवेंशन अब करें, क्योंकि अब वो डिजीज काज हो सकता है कर दे, हो सकता है डिजीज काज कर दे, कर दिया, 2 चीज है, या तो डिजीज काज कर सकता है या कर दिया।
तो इसमें जो प्रिवेंशन हमारा होता है वो या तो सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। ये दोनों लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस में होते हैं, और प्री पैथोजेनेसिस पीरियड में प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन या लेवल ऑफ पूरा प्रिवेंशन, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट लेसन जो है हमारा हिस्ट्री है, टोटल जो है हिस्ट्री है। के पार्क में भी देखेंगे कुछ उसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे उसमें वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, जो मैंने इससे पहले अगर आप लोगों ने डेमो क्लास ज्वाइन की होगी तो उसमें बताया था वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई, कौन सी वैक्सीन बनाई, टर्म वैक्सीन किसने दिया, टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया, ये हिस्ट्री का पार्ट था। इसके अलावा पूरा हिप्पोक्रेट्स के बारे में वहाँ पे जिक्र था। हिप्पोक्रेट्स ने कौन सी बुक लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, एयर वाटर एंड प्लेसेस, उसका अल हवा वल मियाँ वल बुल्दान करके उसका नाम है अरबी में, वो बताएंगे आपके तारिक कतीब वाले। एयर वाटर एंड प्लेसेस उसने लिखी थी, उसी ने फिर ये ह्यूमर्स वाला नजरिया भी दिया था अखलाक का। अब उसमें उसने एक चीज जो सबसे अच्छी चीज जाननी, क्लबिंग का जिक्र, सबसे पहले क्लबिंग का जिक्र जो है वो बुकरात ने ही दिया था, याद रखिएगा, बुकरात ने जिक्र किया था। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था उसमें कि लुइस पास्चर ने बैसिलस एंथ्रेक्स उसको सबसे पहले बताया था, या उसको खोजा था, डिस्कवर किया था। तो बैसिलस एंथ्रेक्स के बारे में जब भी आएगा किसने उसका सबसे पहले बताया था, तो वो लुइस पास्चर थे। ये हिस्ट्री के पार्ट हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको उसी में कवर करते रहेंगे। इसी तरीके से लेकिन कालरा, कालरा को जॉन स्नो साहब ने, ये इसको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले बताया था कि जो कालरा जो फैलता है वो किससे फैलता है, खराब पानी से। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जॉन स्नो, इसी ने बताया था कालरा के बारे में, और फिर कालरा को बाद में फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहा गया। यही सब चीजें हिस्ट्री में है बेसिकली, जो बताने का मकसद है। और थोड़ा सा हमारे जो पुराने वो हैं, लाइक होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, उनके बारे में जिक्र है। किसी दिन एक छोटी सी क्लास लेके उसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा है इसमें किसी को कुछ पूछना है नो सर। तो मेरे ख्याल से पर ये पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस, ये जो आपने लास्ट में बताया ना, पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस, ये एक बार बताइएगा, ये इंक्यूबेशन पीरियड ही है या अलग है? नहीं नहीं, इंक्यूबेशन ये पीरियड, तो एक बार देखिए। हाँ इंक्यूबेशन। मैंने अभी सबसे पहले नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में ये बताया था कि स्टार्टिंग जो की थी कि डिजीज का इवॉल्व कैसे करती है। मान लीजिए ये थी, कोई माइक्रोब था, वो मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया। अब दो तरीका है उसका, अगर हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो अभी आगे हम बताएंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे हम चले, हमने किसी तरीके से उसको पहले ही स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग कर ली उस चीज़ की, तो हो सकता है अब हम उसका प्रोटेक्शन ले लें, उसका ट्रीटमेंट कर लें। हाँ, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो हो सकता है कि बच जाए, या हो सकता है कि वो रिकवरी अपने आप हो जाए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज बनाएंगी वो खुद ही उससे लड़के सही कर ले। तो पैथोजेनेसिस फेज जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, दोनों अलग अलग है। प्री पैथोजेनेसिस में क्या था कि जो माइक्रोब था या जो डिजीज एजेंट था वो अभी सिर्फ मान लीजिए हवा में ही है, बाहर ही है, एनवायरनमेंट में ही है, और ये अभी डिजीज काज नहीं कर रहा है। ये फैक्टर जो है ये बाहर ही है अभी, क्योंकि उसके लिए होस्ट चाहिए, और होस्ट है मैन यहाँ पे। अभी इसके अंदर जब तक एंट्री नहीं लेगा तब तक पीरियड कौन सा होगा, प्री पैथोजेनेसिस का होगा। और जैसे ही इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगी। अब यहाँ से या तो डिजीज काज कर सकता है, और डिजीज काज कर दिया तो या हो सकता है कि मैं ट्रीटमेंट ले लूँ सही हो जाऊँ, या मुझे कोई डिसेबिलिटी, मान लीजिए पोलियो हो गया तो अब तो डिसेबिलिटी हो गई, या फिर हो सकता है डेथ हो जाए। तीनों सिनेरियो है ना, बच भी सकता हूँ, डिसेबिलिटी भी हो जाए या डेथ हो जाए। तो डेथ होने तक का जो पीरियड है वो पैथोजेनेसिस पीरियड है, कहने का मतलब।
आए समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, बाकी किसी को कुछ पूछना है इसमें? देखिए इसमें सवाल कहाँ बनते हैं, मैंने जो पिछले साल के पेपर्स देखे हैं उसमें एक बार कहीं पे ये सवाल आया हुआ था, ये एक नहीं कई बार आया है। सबसे अहम चीज़ यही है यहाँ पे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ये दोनों में क्या पूछा जाता है? कभी ये स्केल रेयरली कभी पूछा गया होगा कि इनका स्केल क्या है, कितने पे ये स्केल मतलब किए जाते हैं, कितने पे इनका पैमाना क्या है, ये नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये 3 है, चौथा कुछ और लगा दिया इसी में। मान लीजिए यहाँ से हमने उठा के रख दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब 2 चीज़ें हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 भी हो गई। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, अक्सर गलत भी हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये याद करने की चीज़ है कि जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ये पर्सनल नहीं है, ये हम पूरी कम्युनिटी पे रेट जब हम निकालेंगे तो 10-20 लोगों का होगा तभी तो रेट निकालेंगे, अकेले का रेट थोड़ी नहीं निकालेंगे। कुछ लोग होंगे तभी तो रेट निकलेगा। तो ये क्या हुआ, ये कम्युनिटी बेस एक तरीके से। इसमें जो है सबसे बड़ी जो इसमें एक्सेप्शन है, इनकम को नहीं इंक्लूड किया गया। टीक्यूएलआई में इनकम इंक्लूड नहीं है और एचडीआई में सबसे बड़ी चीज जो आई थी वो इनकम ही थी जिसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये पर्सनल थी। अब जाहिर सी बात है, मुझे कार खरीदना है तो मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, घर बनवाना है तब भी चाहिए। तो यहाँ पे नॉलेज को कभी कभी ना नॉलेज नहीं लिखते, यहाँ पे ये दे देते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आए। या लॉन्गेविटी, कितने साल वो जिंदा रहेगा, अगर वो पैदा हो गया है तो वो कितने साल तक वो जिंदा रह सकता है, ये भी आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर बनते हैं इस पूरे टॉपिक में। और फिर यहाँ से आइए, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज में ये कभी पूछा जा सकता है कि किसने दिया था जर्म थियोरी, और अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। लाइक जर्म थियोरी ऑफ डिजीज हो गई, मल्टीफैक्टोरियल काजेशन हो गया, वेब ऑफ काजेशन हो गया, एक आध कुछ और लगा दिया, चारों के नाम दे दिए, तो ये हो गया क्या, मैच द फॉलोइंग से हो गए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें ये 3 तो रहेंगे, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इसके अलावा चौथी कोई एक चीज और इसमें जोड़ दी जाएगी, तो 4 चीजें हो जाएंगी। ये होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करना होगा हमें। मल्टीफैक्टोरियल काजेशन में सिर्फ ये जानना है कि हाँ डिजीज का सिंगल काज नहीं हो सकता बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। दिया किसने था, ये पेटनकॉफर ऑफ म्यूनिक, ये याद रखने की चीज है इसमें। वेब ऑफ काजेशन बहुत बड़ा वेब है, इसको याद रखना ही नहीं है। बस ये था कि इसने बताया कि एक सिंगल डिजीज को काज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मिल के काम करते हैं, और अगर हमें बचना है तो हम किसी एक ऐसी लिंक को पकड़ लें जो कई सारे फैक्टर्स को खत्म कर दे। जैसे हमने लिंक पकड़ी थी ओबेसिटी, तो उसने बहुत सारे को कट कर दिया, तो हम बच गए, काफी हद तक हम बच गए एमआई होने से। दिया किसने था, मैकमोहन एंड पग ने दिया था इसको। तो ये इसको बस ये याद रखना है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है, पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस में क्या है कि जो डिजीज एजेंट है, माइक्रोब है, वो अभी बॉडी के अंदर नहीं गया है, बाहर ही है, तब तक वो पीरियड होगा प्री पैथोजेनेसिस। और जैसे ही ससेप्टिबल होस्ट ह्यूमन मैन उसके अंदर एंट्री ले ली, वो वहां से अब उसका आउटकम क्या होगा उस डिजीज का, उसने एंट्री ले ली, जाहिर सी बात है कि एंट्री हुई तब वो वहां पे मल्टीप्लाई भी करेगा। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, एंटीबॉडी बन गई, वहीं पे रोक देगा, डिजीज काज ही नहीं हो सकती। या डिजीज काज हो गई, हमें डिटेक्ट हो गई किसी तरीके से, तो हमने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो हमने अर्ली फेज में ही उसको रोक लिया। अगर ट्रीटमेंट नहीं ले पाए या बहुत वायरुलेंस, उसका जो वायरुलेंस फैक्टर बोलते हैं वो ज्यादा था, हम कवर अप नहीं कर पाए, तो हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो जाए। लाइक मैंने पोलियो का जिक्र किया था कि पोलियो हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि डेथ हो जाए, डेथ भी तो हो सकती है। पहले क्या था, स्मॉल पॉक्स से डेथ बहुत ज्यादा होती, कॉलेरा से बहुत डेथ होती थी, तो डेथ हो गई। तो ये क्या हुआ कि यहाँ तक का जो एंड प्रोडक्ट बना, एंट्री के बाद से उसने क्या क्या किया, क्या क्या दिखाया होस्ट के अंदर, वहां तक का जो पीरियड था वो पैथोजेनेसिस का पीरियड कहलाया। प्रिवेंशन की बात आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना ही है कि प्री पैथोजेनेसिस में प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर सकते हैं, और
पैथोजेनेसिस में सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का ही है, और कुछ छोटे छोटे उसमें इंडेक्स हैं और रेट हैं, जल लाइक क्रूड डेथ रेट, बर्थ रेट, इस तरीके से केस फैटेलिटी रेट, इन सब का जिक्र है, वो एक लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ये बताया था कि हिप्पोक्रेट्स के बारे में, क्लबिंग का जिक्र सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने किया था, ये कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जॉन स्नो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, हालांकि ये सवाल कभी आया नहीं हुआ है, हो सकता है आ जाए, क्या भरोसा। इसने, हाँ, इसने जो सबसे अच्छी बात बताई, इसने कालरा के वक्त का जिक्र किया था, कालरा के बारे में बताया था कि हाँ ये गंदे पानी से फैलता है, कालरा को इसने जो है वो डिस्क्राइब किया था, इसी में कालरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बाद में कहा गया। ठीक, हमने आइसबर्ग ऑफ डिजीज, आइसबर्ग ऑफ डिजीज में ये चीजें, क्लिनिशियन फिजिशियन डायग्नोसिस से कंसर्न है, एपिडेमियोलॉजिस्ट स्क्रीनिंग करेगा, ये चीज है। इस पे सवाल आ सकता है कि प्री सिम्प्टोमेटिक या जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, पानी के अंदर जो आइसबर्ग का पोर्शन है, उससे कौन रिलेट करेगा, तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या कर सकता है उसमें इंटरवेंशन के तौर पे, वो स्क्रीनिंग करेगा। तो स्क्रीनिंग जो होती है सबमर्ज्ड पोर्शन के लिए होती है। डायग्नोसिस जो होगी वो किसके लिए, सिम्टोमेटिक के, सिम्टोमेटिक केस क्या है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो ऊपर से सबको दिख रही है, क्लिनिशियन लोग ये काम करेंगे। अब 4 डिजीजेज ऐसी हैं जो इस फिनोमेना को नहीं शो करती हैं, रेबीज, टेटनस, मीजल्स और रूबेला, ये चीज याद रखिएगा इसमें। अब कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक, आज मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया होगा, मैंने आज बहुत मेहनत से ये सोचा था कि 1 ही घंटे पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो किसी को अगर कोई सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकता है, या फिर मैं क्लास एंड करूं? अस्सलाम वालेकुम। क्लास तो अभी ख़त्म हो रही है, अब इसके बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप लोग को वो जो वीकली टेस्ट होता है हमारा, वो 11 PM पे शेयर किया जाए ग्रुप पे, तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो इंशाल्लाह। तो उसका अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्या है? वो जो डेली क्विज में चलता है ना हमारा यूनानी शमा पे, आप लोग देखते होंगे शायद, है ना, तो उसमें पहला जो टेस्ट था वो उमूर तबिया पे था पूरा। अब उसके बाद उमूर तबिया से आगे का जो चैप्टर है, नब्ज से पहले पहले, ठीक है, यानी हालात बदन और असबाब अलामात, ये वाला चैप्टर इसमें कवर है। तो ये 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, और बढ़िया क्वेश्चंस बहुत से मेहनत सेट किया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये जो वीकली टेस्ट होगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसको हम ग्रुप पे डिस्कस भी करेंगे फ्राइडे में इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। Okay, sir. Thank you for the class. थैंक यू सर।